वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना कल का लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पर जो है एड्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। तो कल हमने डिस्कस किया था द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज नोन एज व्हाट इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और सरफेस पे रिटेन कर लेना, इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो दो तरह से होता है, एक है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक है केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्ब्ड पार्टिकल है बेसिकली जो ज़्यादातर वो गैसेस होते हैं, वो वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं सरफेस के साथ। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, दे आर एबल टू फॉर्म केमिकल आइदर आयनिक और यू कैन से कोवेलेंट बॉन्ड विद दी एड्जॉर्बेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस सॉलिड रेट ऑफ द एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस। फाइनली डिवाइड ट्रांजिशन मेटल लाइक कोबाल्ट निकल, they are very good adsorbents. Greater the surface area, greater is the extent of adsorption. The process of increasing the surface area of an adsorbent and making it better adsorbent is called as activation of the adsorbent. Porous charcoal, silica gel, they have large surface area. Purified adsorbent are also known as एक्टिवेटेड एड्जॉर्बेंट। तो कल हमने आपको डिस्कस किया भी था ये पॉइंट मेरे ख्याल से कि हम चारकोल को वैक्यूम में हीट करते हैं या फिर हम सरफेस को रब करते हैं। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि पेंटिंग करने से पहले क्या करते हैं, वो जो सैंड पेपर लेकर आपके दरवाजे पर या आपके दीवारों पर जो पेंटर है वो एक्टिव सेंटर करता है, ड्रॉन करता है। नेचर ऑफ गैस क्या है, नेचर ऑफ गैस हम बोलते हैं जो गैस जो नीचे आई है उसका नाम है एड्जॉर्बेट। तो जो ईजिली लिक्विफेबल गैसेस हैं, ठीक है, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट है, एड्जॉर्ब मोर देन नॉन लिक्विफेबल गैसेस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, HCl है, CO2 है, ये बेटर एड्जॉर्बेट हैं देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात है क्रिटिकल टेम्परेचर, TC इज इक्वल टू 8A/27 BR, ये आपको याद होगा। तो जिन केसेस में गैसेस में क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, उन गैसेस का एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर है 430 और मीथेन का है 356 और हाइड्रोजन का है 253 केल्विन। तो ऑब्वियस है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 1 ग्राम चारकोल पर 400 ml एड्जॉर्ब होगी और हाइड्रोजन सिर्फ 5 ml। क्लियर। जो प्रेशर ऑफ द गैस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर का रोल है उसके लिए अलग से हमारे पास इक्वेशंस हैं, दे आर नोन एज आइसोथर्म्स, ठीक है। कह रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और लो प्रेशर पे क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन मोनोलेयर होता है, क्लियर। एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, द इफेक्ट इज लार्ज इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। और एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट बता ही दी है। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट क्या है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, उसमें से ऑलरेडी एड्जॉर्ब गैसेस को बाहर निकाल देना या उसको रबिंग करना, ठीक है बेटे। तो ये सब जो पोर्शन है हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा X जो है ये अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट है, M जो है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, फर्स्ट इट विल इंक्रीज एंड आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन वैल्यू इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। पूरे का पूरा डिक्रीज दिखा रहा है, ठीक है नहीं, श्योर। अब यहाँ पर आपके सामने जो नाइट्रोजन की एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट की गई है एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स।
तो क्या ऑब्जर्व हुआ, दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे क्या हो रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, उससे क्या होगा, द अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड डिक्रीजेस। जो अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब हो रही है क्या होती है, वो डिक्रीज करती है, वो अमाउंट उसका डिक्रीज करता है धीरे धीरे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर क्या हो रहा है, एट वेरी लो टेम्परेचर वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, चेक कीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ टेम्परेचर डिक्रीज अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्प्शन इंक्रीज, उल्टा होगा। तो मतलब जो एड्सॉर्प्शन है टेम्परेचर है इन्वर्सली रिलेटेड है, एट लो टेम्परेचर देयर विल बी मोर गैस एड्सॉर्ब्ड, ओके, इन कंपेरिजन टू द सेम अमाउंट गैस एड्सॉर्ब्ड एट द हायर टेम्परेचर। श्योर अबाउट दैट, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके माइंड में अच्छे ढंग से होना चाहिए। देखिए अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहले हम जान लेते हैं आइसोथर्म, द प्लॉट ऑफ एक्सटेंट ऑफ द एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। देखिए एक्स बाई एम क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अगेंस्ट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी कांस्टेंट है, इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पर x क्या है, x बाई एम के अंदर आपको चेक करना है x क्या है और m क्या है। x है अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्बेट, मतलब जो गैस आएगी, और m क्या है, अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्बेंट, जो सरफेस आपने लिया है उसका मास। इस केस में तीन चीज़ें मेनली एप्लीकेबिलिटी देखी गई है फ्रेंडलिच के केस में, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फ्रेंडलिच, लैंगम्यूर और बेट, ये थ्री इक्वेशन में जो फ्रेंडलिच है यही सिर्फ आपके कोर्स में है। लैंगम्यूर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दी जाएगी और बेट के बारे में तो बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तीन मेन थ्योरीज हैं जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में डिफाइन की जाती हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को सिलेबस तक ही रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम यूज़ करेंगे फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसमें माना गया है कि ये मोनोलेयर है। सेकंड, इसमें माना गया है कि ये आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस पर है। और तीसरा ये है कि ली चैटल प्रिंसिपल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। दोबारा समझ लीजिए, फ्रेंडलिच जब हम पढ़ेंगे हमारे माइंड में तीन बातें स्पष्ट होनी पड़ेंगी। नंबर वन, गैस का जो एड्सॉर्प्शन है मोनोलेयर हो रहा है। नंबर दो, आइडियल बिहेवियर हो रहा है गैस के द्वारा, ठीक है, मतलब गैसेस लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं। और इसलिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप वहाँ पर आइडियल गैसेस लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और ली चैटल प्रिंसिपल यहाँ एप्लीकेबिलिटी हो रहा है, मतलब एक जगह पे जाके आपका इक्विलिब्रियम जो है वो आएगा और वहाँ पर जो सारे रूल ली चैटल के एप्लीकेबल होते हैं इक्विलिब्रियम पर, वो सारे के सारे इस प्रोसेस में जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर फ्रेंडलिच में माना गया है कि एक पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है और जो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये ग्राफिकली शो भी होता है। तो अब पढ़ते हैं फ्रेंडलिच ने क्या बताया। तो बोलते हैं फ्रेंडलिच प्रपोज्ड एन एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन amount of the gas adsorbed per unit mass of the adsorbent and pressure at a particular temperature। तो उसने क्या देखा कि शुरू में जो है, आप इसको अब तीन हिस्सों में बांट दीजिए कि शुरू में क्या हुआ। शुरू में जो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, प्रेशर तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्स बाय एम तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गई, यहाँ से देखिए, यहाँ तक देखिए, यहाँ पर एक कर्व सा आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ,
प्रेशर में इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है लेकिन एड्जॉर्प्शन में इंक्रीज उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। और उसके बाद ये जो पी एस लिखा है, पी एस का मतलब है सेचुरेशन प्रेशर। प्रेशर का एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो एड्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, गैस जो है वो कांस्टेंटली रहेगी। यस और नो, क्लियर आपको ये बात? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आप उसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेशन एक पॉइंट के बाद आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लें, जो एक्स बाय एम है वो क्या रहेगा, जो एक्स बाय एम है वो चेंज नहीं होने वाला, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। तो एक्स यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब, एम है मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, पी है प्रेशर। क्लियर? तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा एक्स बाय एम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू पी पावर 1/n। क्लियर आपकी बात? ये कौन सा रूल है, ये है हमारे पास फ्रेंडलुच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलुच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? श्योर? तो देखिए आप मैंने उस ग्राफ को एक दोबारा से फिर से ड्रॉ किया है, तो ड्रॉन ग्राफ को हम दोबारा से चेक करते हैं। तो पहले केस में क्या आ रहा है, पहले केस में अगर आप चेक करेंगे तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है एक्स बाय एम भी वैसे ही क्या हो रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो ये इसको पॉइंट ए तक क्या हो रहा है, पॉइंट ए तक जीरो से लेके ओरिजिन से लेके ओ तक क्या हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं बिटवीन ओ एंड ए क्या हो रहा है, बिटवीन ओ एंड ए जो एक्स बाय एम है वो प्रोपोर्शनल टू पी पावर 1 है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा है प्रोपोर्शनलिटी उसी प्रोपोर्शन में एक्स बाय एम बढ़ रहा है। क्लियर? ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, तो ए बी के बीच में क्या हो रहा है, जो एक्स बाय एम है वो कर्व ले रहा है। क्या ले रहा है, एक कर्व हो गया, तो ये 1/n हो जाएगा। क्लियर? और बियॉन्ड बी क्या है, बी के बाद क्या है, बियॉन्ड बी, तो बियॉन्ड बी क्या है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब है यहाँ पर एक्स बाय एम है वो सैचुरेशन प्रेशर के प्रोपोर्शनल आ गया। इसके बाद क्या हो गया, आप प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाते जाइए, नथिंग विल हैपन है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उस समय क्या हो गया, उस समय ये माना गया है कि पी एस के बाद क्या होता है, एट पी एस एंड बियॉन्ड पी एस, और उसके बाद क्या होता है, जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, जो रेट ऑफ क्या है, जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वही रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है। ठीक है ना, ये आप समझ लीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वही क्या होगा, वही रेट ऑफ डिजॉर्प्शन बन जाएगा। और इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से वो लाइन हॉरिजॉन्टली आएगी वहाँ पे। श्योर अबाउट दैट? तो 3 पॉइंट है यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। तो 1, 2 एंड 3। क्लियर आपकी बात? श्योर? अब दोबारा से यहाँ पे इक्वेशन चेक कर लीजिए। सिचुएशन नंबर 1 क्या है, ये सिचुएशन नंबर 1 यहाँ पर है। तो सिचुएशन नंबर 1 क्या कर रही है आपको, सिचुएशन नंबर 1 ये बता रही है, देखिए एड्जॉर्प्शन की रैपिडली एट द बिगिनिंग के सिचुएशन में क्या हो रहा है, बहुत रैपिड इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन प्रेशर। सिचुएशन नंबर 2 क्या बता रही है कि एक्स बाय एम पी तो इंक्रीज कर रहा है रैपिडली, लेकिन एक्स बाय एम का रेशो रैपिडली इंक्रीज नहीं कर रहा। और सिचुएशन नंबर 3 क्या बता रही है कि आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते जाइए देयर विल बी नो इंक्रीज इन दी एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। आर यू श्योर? क्लियर आपको ये बात? तो ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड फ्रेंडलुच इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटे,
फ्रेंडलोज इक्वेशन बोलते हैं। अब आपकी इक्वेशन को दोबारा लिखिए आप, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लॉग ले लीजिए। तो लॉग जो a इंटू पी है क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b, तो हो जाएगा लॉग k प्लस 1/n log p। ठीक है, तो अगर आप इसको दोबारा से लिखेंगे तो log x/m इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/n log p प्लस log k। तो ये y है, ठीक है, ये mx है और ये c है। इसमें क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूँगा किसका बेटे, अगर मैं यहाँ पे log x/m का प्लॉट log p के एंगेज प्लॉट करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, एक लाइन आएगी जिसका जो इंटरसेप्ट होगा क्या होगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है log k। इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू होगी 1/n। और यू श्योर अबाउट दैट, इजी, दैट इज टू इजी। क्लियर है बेटा आपको ये बात, ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, ये स्लोप है 1/n, स्लोप ऑफ द लाइन है, और log k क्या है इसमें, इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आर यू श्योर बेटे, वेरी मच श्योर। इस ग्राफ को एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, अगर x/m की वैल्यू k p पावर 1/n है, तो अगर आप दोनों साइड पे लॉ लगाएंगी, दिस इज द सिचुएशन यू आर एबल टू गेट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, log x/m को आप y लेंगे और 1/m जो है स्लोप है, log p x है और log k इंटरसेप्ट है, ठीक है बेटे, ये याद रहेगा आपको ये ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है बेटे। देखिए इस ग्राफ को अगर आप दोबारा चेक करेंगे तो ग्राफ में आपको लगेगा कि लॉग जो x/m है उसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर आ रही है 1/n log p प्लस log k, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कह रहा है जो स्लोप की वैल्यू क्या है, कह रहा है स्लोप गिव्स 1/n, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर क्या है, स्लोप की वैल्यू है 1/n, इंटरसेप्ट की वैल्यू log k है, 1/n वेरीज बिटवीन 0 to 1। कह रहा है अगर 1/n इक्वल टू 0 है, एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। जब स्लोप 0 हो जाएगी तो लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी ना, क्लियरिंग है। अगर 1/n इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप 0 है, तो मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। अगर 1/n की वैल्यू 1 है तो क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि 1/n इक्वल tan थीटा तो 45 डिग्री हो गया यहाँ पे, और इस अबाउट दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है जी, क्लियर अंडरस्टूड नाउ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ा है कि जो n की वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0.1 से, जो 1/n की वैल्यू है, जो 1/n की वैल्यू है वो 0.1 से 0.5 के बीच में ही रेंज करती है। तो इसलिए आपको ये एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ जाएगा कि जो 1/n है बेसिकली उसके मोस्ट ऑफ द केसेस में 0.1 to 0.5 ही आंसर आते हैं। फिर क्या बोल रहा है वो, सोल्यूशन फ्रॉम एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज। आप लोगों ने बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि आपको वाटर प्योरीफायर आते हैं, आपके घर पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, वो कोक डालते हैं वाटर प्योरीफायर के अंदर और नीचे से क्या होता है, वाटर निकलना शुरू हो जाता है विदाउट हैविंग ब्लैक कलर ऑफ द यूजुअल कोक। तो रीज़न क्या होता है कि उस वाटर प्योरीफायर के अंदर चारकोल लगा होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है कलर इम्प्योरिटीज़ को। तो बेसिकली वो चारकोल की
क्योंकि फ्रेश फिश होता है तो वो हाईली एक्टिवेशन स्टेट में होता है, तो लगभग वो सारा का सारा अमाउंट ही क्या करता है, वो कलर का एड्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चारकोल है उसमें ये एबिलिटी होती है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉलिड्स आल्सो एड्जॉर्ब फ्रॉम दी सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज मिक्सड विद चारकोल, सम ऑफ द एसिड इज एड्जॉर्ब बाय चारकोल। नहीं, ना केवल वाटर, ठीक है, बहुत सारी डाइज हैं, मोस्टली ऑल द डाइज होती हैं वो चारकोल मतलब कलर्ड इम्प्योरिटीज जो हैं उनको एब्जॉर्ब करने में चारकोल मस्त है। हर तरह के कलर्ड इम्प्योरिटी को लगभग वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये क्या है, सोल्यूशन फेज के अंदर जो आपको चेक करना है कि जो एड्जॉर्प्शन है डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। मोर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। और जो एड्जॉर्प्शन है इट विल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन ए सोल्यूशन। जैसे गैस फेज में x/m प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, वैसे ही सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर x/m विल बी प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। जो मोलैरिटी है उसी को यहाँ पर कंसंट्रेशन बोला गया है। क्लियर नहीं क्लियर? मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको, जैसे x/m प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, वैसे ही गैसेस में है, वैसे ही x/m क्या है, प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी है इन सोल्यूशन। ठीक है जी। फिर द एड्जॉर्प्शन आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ। ठीक है जी। सेम टू सेम ऐसा ही लिक्विड सोल्यूशन में भी होगा, जिनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हाई है दे विल एड्जॉर्ब टू द हायर एक्सटेंट, और जिनमें क्या है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक है दे विल एड्जॉर्ब टू ए लेसर एक्सटेंट। तो आपने जो अभी भी पढ़ा था उसको देख लेते हैं दोबारा से। तो क्या चेक किया आपने यहाँ पे, जो एड्जॉर्प्शन है डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया मोर, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी मोर। क्लियर 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 यहाँ पे। और एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट। ठीक है ना, ये अभी मैंने पढ़ा ना, तो उसी पर। तो x/m जो है आपकी जो वैल्यू है x/m प्रोपोर्शनल टू p, तो p विल बी रिप्लेस्ड बाय c, क्योंकि x/m इक्वल टू kp पावर 1/n है। नाउ द प्रेशर टर्म विल बी रिप्लेस्ड बाय कंसंट्रेशन टर्म c, तो बाकी सब कुछ वही रहेगा। क्लियरिंग किया आप ये बात? तो ऑलरेडी हमने ये सब पॉइंट आपको पढ़ाए हुए हैं। श्योर अबाउट दैट? क्लियर है ये बात आपको? नाइस। इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप सारे के सारे पॉइंट्स को। ठीक है जी कि नहीं? श्योर? क्लियरिंग क्लियर आपको मेरी बात? तो क्या देखेंगे यहाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन। टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन अकर्स बेस्ट एट लो टेम्परेचर बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो मैंने जैसे आपको बोला है कि ये पूरे का पूरा ली चैटल प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, तो आप समझ जाइए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट है। एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। सबको मालूम है कि x/m जो है दैट इज़ अप टू, क्या होता है, दैट इज़ अप टू ये सैचुरेशन लेवल तक ही होगा। वो एक पॉइंट के बाद, क्योंकि ये मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है, तो जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगी। एड्जॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमेनन है, और जिनमें TC हाई होता है वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होती हैं गैसेस। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है आपको log xm वर्सेस log p का, जिसमें जो लाइन का एंगल है वो है 45 डिग्री, और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो 0.3010 है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि log x/m जो है वो होता है 1/n log p प्लस log k। तो जो log k है वो आपका इंटरसेप्ट है 0.3010। तो हमें मालूम है log 2 की वैल्यू क्या होती है,
0.301, तो इसमें क्या हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो आंसर है 2 के इक्वल। अब जो 1/n है दैट इज इक्वल टू है 10 थीटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 10 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो जो x/m की वैल्यू है वो है k p⁻1/n। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 2, पी के लिए कितनी है, पी की वैल्यू है हमारे पास 0.2 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 1/1 दैट इज तो 2 इंटू 0.2 कितना हो गया, 0.4 एटमॉस्फेरिक, क्या आ गया, 0.4 हमारे पास वैल्यू आ गया x/m का। आर यू श्योर अबाउट दैट? ईजी है कि नहीं? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, दोबारा समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए 1/1 स्टेप करके। श्योर बेटे? ईजी, दैट इज टू ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1.3 लीटर ऑफ N2 गैस है एट 2 एटमॉस्फेरिक एंड 300 केल्विन जो है वो गैस क्या हुई है, वो गैस को आपने एक्सपोज कर दिया है 4 ग्राम सॉलिड चारकोल के पास जाकर। तो क्या हो गया, चारकोल ने कुछ गैस को एब्जॉर्ब कर दिया है, चारकोल ने N2 को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उससे क्या होगा, जो प्रेशर में क्या होगा, डिक्रीज ऑब्जर्व किया गया। तो जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो क्या होगा, जो डिक्रीज इन प्रेशर है, ठीक है, वो होगा कितना है बेटे, 30% ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक। तो क्या हो जाएगा, 30/100 इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 0.6 एटमॉस्फेरिक। तो मतलब जो न्यू प्रेशर है, ठीक है, वो हो गया इतना, वो हो गया हमारे पास 1.4 एटमॉस्फेरिक। लेकिन खैर उससे हमारी बात नहीं, इसका है 0.6 एटमॉस्फेरिक गैस, तो ये PV इक्वल टू nRT कर दिया। अगर आप इक्वेशन चेक करेंगे ध्यान से, तो हमने आपको बताया था कि जब फ्रेंडोज इक्वेशन के अंदर आइडियल सिचुएशन को हमने अप्लाई किया, तो प्रेशर कितना, गैस का प्रेशर कितना है यहाँ पे, तो 0.6 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर था गैस का। वॉल्यूम कितना था उसका, तो आंसर है हमारे पास 1.3 लीटर का वॉल्यूम था। और कितने मोल्स गैस थी उसकी पता नहीं है हमें, लेकिन ये R 0.0821 है और T था हमारे पास कितना बेटे, 300 केल्विन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ गया, कितना आया अब चेक करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया 0.031, ठीक है बेटे। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास गिवन मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो गिवन मास ऑफ N2 क्या होगा, 0.031 इंटू 28, तो यह 0.8807 ग्राम, क्या आ जाएगा ये, मास ऑफ N2, मास ऑफ N2 आ गया। क्लियर आपको ये बात? श्योर अबाउट दैट? तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई है, तो आंसर आएगा x/m, x आ गया 0.8807 और मास है तो कितना आ गया 0.22 के आसपास। श्योर बेटे? देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है एक चारकोल का टुकड़ा है 0.5 ग्राम के आसपास, उसके ऊपर आपने क्या डाला है, उसके ऊपर आपने 50 ml का 1 मोलर
एसिडिक एड सोल्यूशन डालना है। जब वो बाहर आता है तो वॉल्यूम तो उतने ही रहता है, लेकिन उसकी मोलैरिटी 0.5 मोलर हो जाती है। ठीक है, तो बताइए पर ग्राम कितना जो है एसिटिक एसिड यहाँ पर एड्जॉर्ब हुआ। तो आपको पता ही है जो नंबर ऑफ मोल्स है होता है मोलैरिटी वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स शुरू में कितने थे, तो आंसर है 50/1000 इंटू 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.05। ठीक है बेटे, श्योर अबाउट दैट और नॉट। फिर जब एड्जॉर्प्शन पूरी हो गई तो अब कितना आएगा, तो ये 50/1000 इंटू 0.5 कितना आ गया 0.025। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एड्जॉर्प्शन और ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एड्जॉर्प्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स एड्जॉर्ब्ड, नंबर ऑफ मोल्स एड्जॉर्ब्ड क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स टेकन माइनस नंबर ऑफ मोल्स एड्जॉर्ब्ड। तो ये आपके पास लेफ्ट ओवर है, ये लेफ्ट है और ये टेकन था। ठीक है नहीं, ये 0.25 है। ठीक है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो एड्जॉर्ब हुआ वो है 0.25 मोल्स। ये 0.25 मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है, मोलर मास इसका होता है 60। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या आ गया 0.25 इंटू दिस। क्लियर, तो आंसर आ गया यहाँ पे 15 ग्राम। 15 ग्राम एब्जॉर्ब किस में होता है। ठीक है, क्लियर आपको ये बात। हमसे यहाँ पर एक डेसिमल में गलती हो गई है, वो डेसिमल की गलती को हम दूर कर रहे हैं। यहाँ पर 0.05 था, तो कितना है नंबर ऑफ मोल 0.05 और बचा कितना है 0.25। तो आंसर आ जाएगा 0.025। तो ये गलती हमने की है जो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं अभी इसको। ठीक है, श्योर। तो सबको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास जो है वो अमाउंट होता है। तो ये है 0.025 इंटू 60 ग्राम क्या है मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COH। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया मास ऑफ एसिटिक एसिड जो एड्जॉर्ब हुआ। कितना एड्जॉर्ब हुआ चेक करो ध्यान से। तो ये एड्जॉर्ब हुआ 0.5 ग्राम एसिटिक एसिड पर, सॉरी चारकोल पर। किस पे, चारकोल पर। कितना चारकोल था चेक कीजिए, यहाँ पर 0.5 ग्राम का। तो ये चारकोल था। अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1.5 ग्राम एड्जॉर्ब ऑन किस पे 0.5 ग्राम पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 3 ग्राम एसिटिक एसिड है वो 1 ग्राम चारकोल पर एड्जॉर्ब होगा। ठीक है जी, तो लग गया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये 3/1 आएगा, मतलब x बाय। तो 3 ग्राम चारकोल 1 ग्राम, ठीक है, सॉरी 3 ग्राम एसिटिक एसिड 1 ग्राम पे एड्जॉर्ब हो जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट। इजीली डन, इजीली डन।